अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर उनके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं कि उनके ऊपर भी हम वीडियो लेक्चर बना देंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर से। सो फर्स्ट हमारा जो लेक्चर जाएगा वो जाएगा बिहेवियर ऑफ केसेस के बारे में। तो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप के बारे में, हर स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो स्टेट है वो गैसियस है। हम गैसियस को फर्स्टली क्यों चूज करते हैं? इसका रीज़न यही है कि ये जो है जो सिंपलेस्ट स्टेट है मैटर की, और इसको दूसरी स्टेट्स के अंदर हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। सिंपलेस्ट स्टेट है, इसी वजह से इसे हम क्या करते हैं, पहले स्टडी करते हैं। क्योंकि ये स्टडी करने का ये तरीका होता है कि हम जो स्टडी करें वो सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक स्टडी करें। अगर हम सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक स्टडी करेंगे तो ये जो फार्मूला होगा, ये फार्मूला बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सिंपल स्टेट को देखेंगे, उसके बाद उसकी इंटरमीडिएट, उसके बाद उसकी कॉम्प्लेक्स यानी सॉलिड स्टेट को देखेंगे। गैस सिंपलेस्ट स्टेट है, और जो लिक्विड है वो क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट है, और जो सॉलिड है वो क्या है, वो कॉम्प्लेक्स स्टेट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक डिस्कस होगा वो सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ द मैटर, दैट इज अ गैसियस। अच्छा, गैसियस मैटर की ऐसी स्टेट को हम कहते हैं जिनका ना ही कोई प्रॉपर वॉल्यूम होता है और ना ही प्रॉपर शेप होती है। न प्रॉपर वॉल्यूम होगा, ना ही प्रॉपर शेप होगी। जिस कंटेनर में लगाएंगे उस कंटेनर के टाइप की शेप बना देंगे। ठीक है, तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, उसके बिहेवियर के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। बिहेवियर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे डिफ्यूजिबिलिटी हो गई, जो कि हमारा फर्स्ट टर्म है। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी आ गया, उसका प्रेशर आ गया, और इफ्यूजन वगैरह आ गया। तो वो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूजिबिलिटी है। ठीक है, डिफ्यूजिबिलिटी का मतलब है एबिलिटी ऑफ डिफ्यूजन, द एबिलिटी ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजिबिलिटी को समझने के लिए पहले हमें डिफ्यूजन को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन और स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट विजल। ठीक है, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स की क्या हो, स्प्रेडिंग हो, गैस के मॉलिक्यूल की क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो या स्प्रेडिंग हो एक विजल के थ्रू। तो हम उस प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं, डिफ्यूजन का नाम देते हैं। जैसे हम बायो में पढ़ के आए कि डिफ्यूजन क्या है, एक किस्म का फैलाव है। फैलाव का मतलब है फैल जाना, कहीं जगह पे फैल जाना। जैसे मिसाल के तौर पे हम रूम के किसी कॉर्नर के अंदर परफ्यूम लगाते हैं तो वो पूरे रूम के अंदर फैल जाता है, डिफ्यूज आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि रूम के अंदर गैसेस होते हैं, वो गैसेस उस खुशबू को पूरे उस परफ्यूम को पूरी जो रूम है उसके अंदर फैला देते हैं। ठीक है, तो ये गैसेस के अंदर डिफ्यूजन वाली प्रॉपर्टी मौजूद है। अच्छा, ये गैस क्यों डिफ्यूज करते हैं ये हम लास्ट के अंदर देखेंगे। इसका रीज़न काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर, कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो जिसे हम केएमटी कहते हैं, वो इस डिफ्यूजन वाले प्रोसेस को कैसे डिफाइन करती है, उसका रीज़न ये केएमटी बताएगी। ठीक है, तो उसका रीज़न बाद में पढ़ते हैं, पहले हम समझते हैं डिफ्यूजन क्या है। कि गैस की मॉलिक्यूल की डिस्ट्रीब्यूशन हो, स्प्रेडिंग हो, उस स्प्रेडिंग या गैसेस मॉलिक्यूल की डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, सो द डिस्ट्रीब्यूशन आर स्प्रेडिंग आउट ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल थ्रू आउट अ विजल, दैट इज कॉल्ड अ डिफ्यूजन। उसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। किसी भी विजल के थ्रू जो गैस के मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं या स्प्रेड हो रहे हैं, फैल रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। अच्छा, अब वो कितना डिफ्यूज कर सकता है, उसकी एबिलिटी क्या है डिफ्यूजन की, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजी एबिलिटी कहते हैं। डिफ्यूजी एबिलिटी दो लफ्ज का कॉम्बिनेशन है, एक डिफ्यूजन है प्लस में एबिलिटी है। सो एबिलिटी ऑफ डिफ्यूजन यानी वो गैस कितना फैल सकता है, उसकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी, यानी कितनी शरह से वो क्या कर सकता है, फैल सकता है। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, या आप ऐसे कह सकते हैं कि डिफ्यूजन होने वाले प्रोसेस को या फेनोमेना को ही हम डिफ्यूजी एबिलिटी कहते हैं। ठीक है, द फेनोमेना बाय विच गैस डिफ्यूजेस, इस दिस प्रोसेस कॉल्ड एज डिफ्यूजी एबिलिटी। कितनी रेट से वो गैस डिफ्यूज कर रही है, उस रेट को, उस शरह को, उस एबिलिटी को, उस कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, उस कैपेसिटी को हम डिफ्यूजिबिलिटी कहते हैं। तो आप डिफ्यूजिबिलिटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिफ्यूजिबिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफ्यूजन। सो द एबिलिटी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजी एबिलिटी। ठीक है, तो गैसेस मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूज होने की जो गुंजाइश है, उस गुंजाइश को, उस रेट को, उस शरह को हम डिफ्यूजिबिलिटी का नाम देते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट कैसे बनेगी, इसकी स्टेटमेंट ये बनेगी, ऑल दी नॉन रिएक्टिंग गैसेस आर डिफ्यूजिबल।
जो भी नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं वो सारी की सारी क्या हैं, डिफ्यूजेबल हैं। ठीक है, अब वो डिफ्यूजेबल क्यों है उसका रीजन मैंने बताया कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब है कि कितनी शरह से वो गैस फैल सकती है, क्योंकि अब डिफरेंट गैसेज हैं, उनका मास डिफरेंट है, उनकी डेंसिटी डिफरेंट है, तो उनकी जो फैलने की जो शरह होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो वो डिपेंड किस चीज पे करती है? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बेसिकली डिपेंड किस चीज पे करती है? रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करती है, इनवर्सली डिपेंड करती है दो चीजों पर, इनवर्सली। So inversely depend upon the molecular weight. Inversely depend upon the molecular weight and density of the gases. गैसेस की डेंसिटी पे डिपेंड करती है, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो कितनी शरह से वो गैस फैलेगा, कितनी शरह से वो डिफ्यूज करेगा, तो स्प्रेड करेगा, तो वो जो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, उस गैस के मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करती है और उस गैस की डेंसिटी पे डिपेंड करती है कि उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट क्या है और डेंसिटी क्या है। ठीक है, तो हम इसे इनवर्सली शो करेंगे इस रिलेशनशिप। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब क्या है कि अगर डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी गैस ज्यादा डेंस होगा, तो उनके अंदर डिफ्यूजिबिलिटी या डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ, एज अ लिक्विड का एग्जांपल समझाता हूँ। हम एक जो नॉर्मल वाटर है वो लेते हैं, और दूसरा हम क्या लेते हैं, हनी लेते हैं, या हम ग्लिसरीन लेते हैं। ठीक है, हनी लें या ग्लिसरीन लें या ग्रीस ऑयल लें। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो वाटर जल्दी जो मूव करेगा या जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा, मूव करेगा, लेकिन जो ये हनी है या ग्लिसरीन है ये क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे। ये ग्रीस ऑयल हो गया, क्यों आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं? क्योंकि वो ज़्यादा विस्कस हैं। हनी या ग्लिसरीन ये क्या है, ये ज़्यादा विस्कस हैं या ज़्यादा डेंस हैं, किससे? वाटर से। वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या है, थोड़े एक दूसरे से दूरी पर हैं, सेपरेटेड है, लेकिन उनके मॉलिक्यूल क्या है, थोड़े टाइट हैं एक दूसरे से, यानी उनका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, ज़्यादा है, तो इसी वजह से उनकी डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा है तो वो डिफ्यूज़ कम करते हैं। ठीक है, तो ऐसी इसी तरीके से गैस के मॉलिक्यूल के अंदर भी यही सेम सीन है कि अगर जो गैस क्या है, डेंस होगी, जिनके अंदर डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो कम डिफ्यूज़ करेगी, लो रेट से डिफ्यूज़ करेगी, आहिस्ता डिफ्यूज़ करेगी, और जिनका जो वेट या डेंसिटी कम होगी वो ज़्यादा डिफ्यूज़ करेगी। तो इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे, और डेंसिटी ऑफ गैसेस की डेंसिटी पे भी इनवर्सली डिपेंड करता है। ठीक है, सो ग्रेटर द डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट, लो विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। डेफिनेटली यही होगा। अगर किसी भी गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट है और डेंसिटी है वो ज़्यादा होगा, तो जो डिफ्यूजन होगा गैस के अंदर वो क्या होगा, वो वेरी लो होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर लो मॉलिक्यूलर वेट है या डेंसिटी भी लो है, तो उनके अंदर डिफ्यूजन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक किस्म की क्या है, लाइट गैस है, तो उसके अंदर डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम हो गए, वो ज़्यादा फैल सकती हैं, क्योंकि उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी कम है और उनकी डेंसिटी भी कम है। ठीक है, तो इसी वजह से वो ज़्यादा फैल सकती हैं। तो ये इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, किस पे, मॉलिक्यूलर वेट पे और डेंसिटी पे। ठीक है, तो ये हमारा डिफ्यूजन है। और अब डिफ्यूजन गैसेस के अंदर ज़्यादा क्यों है, इसका रीज़न हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की एक्सप्लेनेशन के अंदर पता चलेगा। अब हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी, वो डिफ्यूजिबिलिटी के बारे में क्या कहती है। ठीक है, तो केएमटी क्या एक्सप्लेन करती है इस डिफ्यूजन के बारे में या डिफ्यूजिबिलिटी के बारे में? केएमटी क्या बताती है? केएमटी बताती है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसका फुल फॉर्म काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि गैसेस के मॉलिक्यूल आखिर जो डिफ्यूज होते हैं वो डिफ्यूज क्यों होते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर डिफ्यूजन बताती है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वो निग्लिजिबल होता है। गैसेस के मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल होने की वजह से वो क्या होते हैं, बहुत एक दूसरे से दूर दूर तक फैले होते हैं। तो उस दूर दूर फैलाव की वजह से उनके अंदर लार्ज एम्पटी स्पेसेस बन जाते हैं, और ये मॉलिक्यूल बिल्कुल भी एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहे होते, तो इसी वजह से उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, कम होगा। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बताती है कि जो गैसेस की मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, force of attraction between gas molecules, attraction between gas molecules is weak.
मालिक्यूल्स इज वीक, क्या है, बहुत ही वीक होता है, या हम ऐसे कहें कि ये क्या होगा, निग्लिजिबल हो गया, क्या हो गया, निग्लिजिबल होगा। निग्लिजिबल का मतलब है ना होने के बराबर, बहुत ही कम, वेरी लो या वेरी वीक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या आप इसे इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस भी कह सकते हैं, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। इंटर का मतलब है बीच में, इंटर का मतलब क्या है, बिटवीन, और मालिक्यूलर का मतलब है मालिक्यूल्स, यानी मालिक्यूल के दरमियाना जो फोर्स है वो क्या है, अट्रैक्शन का, वो बहुत ही कम है, निग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। इसी वजह से कोई भी मालिक्यूल एक दूसरे को खींचता नहीं है, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता। अट्रैक्ट ना करने की वजह से हर मालिक्यूल अपने तरफ ही मूव करता है, क्योंकि इन्हें अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, तो अपनी काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से ये मालिक्यूल अपने ही डायरेक्शन के अंदर खुद ब खुद क्या करते हैं, मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज गैस मालिक्यूल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज गैस मालिक्यूल्स इज निग्लिजिबल, निग्लिजिबल का मतलब है ना होने के बराबर, ठीक है। तो लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से हर मालिक्यूल अपन खुद मूव करेगा, तो अपने डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, तो इसी वजह से जो मालिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे, फैलाव करेंगे, क्योंकि इनके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ये अपने ही डायरेक्शन के अंदर क्या करेंगे, रैंडमली या हैफाजर्ड मोशन के अंदर मूव करेंगे, तो इसी वजह से इनके अंदर जो डिफ्यूजन वाला प्रोसेस होता है वो ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही इसका क्या है, मेन की पॉइंट है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होने की वजह से कोई भी मालिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता, मालिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता, तो जो भी मालिक्यूल्स हैं वो क्या है, फ्री टू मूव है। तो ड्यू टू दिस फ्री मूवमेंट गैसेस मालिक्यूल्स ऑक्यूपाई लार्ज एम्प्टी स्पेसेस एंड स्प्रेड इजीली। तो इस जो फ्री मूवमेंट की वजह से जो मालिक्यूल्स हैं वो स्प्रेड करते हैं, फ्रीली स्प्रेड करते हैं, एक दूसरे को कोई अटैक नहीं करता, और लार्ज एम्प्टी स्पेसेस भी होते हैं इनके दरमियान, ठीक है। तो बेसिकली यही था इनका काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का एक्सप्लेनेशन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न होने की वजह से जो मालिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं, और इस फ्री मूवमेंट की वजह से जो गैसेस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं फ्रीली, स्प्रेडिंग आउट फ्रीली, स्प्रेड इजीली, ठीक है। वो इजीली और फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, क्योंकि कोई चीज उनको अटैक करने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये डिफ्यूजिबिलिटी थी, और उसके अलावा जो हमारे पास इसकी जो दूसरी जो बिहेवियर है वो क्या है, कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी हो गया और गैसेस का प्रेशर हो गया, उसके बाद जो गैसेस के लॉ हैं जिनके अंदर दो फंडामेंटल लॉज आ जाते हैं, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, ठीक है। उसके अलावा जो भी लॉज हैं वो हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। हाफिज़।